अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2 पार्ट नंबर 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रीजनल इम्प्लीकेशंस आफ्टर तालिबान रिटर्न्स टू पावर। तो जी ईरान पर क्या क्या इम्प्लीकेशंस देखने को मिल सकते हैं। तो ईरान जो है वो हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किया कि वो अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स है उसको परसू कर रहा है और वो कितना एम्बिशियस है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड। तो वो तो ये चाहता है कि जल्द से जल्द जो यूएस है वो यहाँ से इवैक्यूएट करे और हम जो अपना जो न्यूक्लियर एम्बिशन है उसको परसू करें, क्योंकि यूएस की प्रेजेंस की वजह से उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हॉल्ट हो गया था, वो ताखीर का शिकार हो गया था, क्योंकि वो उस तरह जो यूरेनियम की एनरिचमेंट्स है वो नहीं कर पाए थे। और हमने देखा कि जब से उसने इवैक्यूएशन की या तालिबान के साथ डील की तो उन्होंने जो अपना यूरेनियम एनरिचमेंट है उसको तेज कर दिया। और सेकंड वजह ये है कि ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं कि वो किसी के साथ भी ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है कि यूएसए के विड्रॉल के बाद उनको रूम मिल जाए, फुली विड्रॉ के बाद उनको रूम मिल जाए और वो जो अपने इकोनॉमिक टाइज हैं उनको ज़्यादा एनहेंस कर सकें तालिबान के साथ, पाकिस्तान के साथ और भी जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके साथ। देन रशिया की हम बात करें तो रशिया का जो इन्फ्लुएंस है वो डायरेक्टली इस रीजन में नहीं है, बट हमें पता है कि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक हैं उनको कंट्रोल करने वाला रशिया है। क्योंकि जो कार्स के बॉर्डर्स हैं वो रशिया के साथ अटैच हैं, तो तालिबान के आने से जो सेंट्रल एशियन रीजन है वो डिस्टेबल हो सकता है। तो अगर सेंट्रल एशियन रीजन है वो डिस्टेबल होगा तो उसके डायरेक्टली इम्पैक्ट्स जो होंगे वो रशिया पर होंगे। और साथ ही साथ क्योंकि रशिया जो है वो बहुत ज़्यादा ईगर है कि वो किसी तरीके इंडियन ओशन में एंटर हो सके, तो जब यूएसए यहाँ था तो जो उसके इंडियन ओशन में एंटर होने का एम्बिशन था वो तो पूरा नहीं हो सकता था, बट अब यूएसए के इवैक्यूएशन के बाद उसको भी एक स्पेस मिली है कि वो अपना जो इन्फ्लुएंस है थ्रू कार्स वो शो करेगा। और हो सकता है कि अफगानिस्तान जो है वो एक अच्छे टाइज जो है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ मेंटेन कर सके, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे जो फैक्शंस हैं वो सेंट्रल एशिया से ही आए हैं, कुर्द हैं, टर्क्स हैं, क्योंकि टर्क्स जो हैं वो भी देखे जाए तो हिस्टोरिकली सेंट्रल एशिया के ही लोग हैं। तो हो सकता है उन दोनों की अच्छी कोलैबोरेशन हो जाए, इन दोनों कंट्रीज के लोगों की अच्छी कोलैबोरेशन हो जाए तो दोनों जो हैं वो इकोनॉमिकली फ़ायदा उठा सकें। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से हो सकता है कि इन दोनों रीजन्स के जो टाइज हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं। तो जब जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो स्ट्रेंथन हो जाएंगे तो रशिया जो है वो डायरेक्टली कोलैबोरेट कर सकता है चाइना के साथ, ईरान के साथ, पाकिस्तान के साथ फ्रीली विदाउट एनी हर्डल। और उसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि जब यूएसए यहाँ था तो उसने अपना जो इन्फ्लुएंस है वो एक्सर्ट करने की कोशिश की थी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स पर। तो रशिया ने भी अब सुख का सांस लिया कि यूएसए यहाँ से गया और दोबारा जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो फुली रशियन इन्फ्लुएंस के अंडर आ चुके हैं। तो रशिया के लिए ये 3-4 पॉइंट जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट थे। एक तो इंडियन ओशन में उसे अपना जो इन्फ्लुएंस है वो एक्सर्ट करना है, अपने आप को एक मेजर स्टेट जो है वो उसे शो करना है इंडियन ओशन में। देन अगर ये रीजन जो है वो डिस्टेबल होता है तो रशिया भी जो है वो डिस्टेबल होता है, क्योंकि रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन के बाद उसके जो यूरोपियन कंट्रीज के साथ टाइज हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट हो गए हैं, तो उसको भी न्यू मार्केट्स मिलने का मौका मिल सकता है। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ईरान के साथ डायरेक्टली वो कांटेक्ट कर सकता है। और लास्ट में क्योंकि जब यूएस इधर था तो उसकी इन्वॉल्वमेंट थी कार्स में, तो जब से वो गया है तो यूएसए की जो कार्स में इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अब जी आप ये मैप देखें, वर्ल्ड मैप है, तो आपको समझ आएगा कि रशिया कहाँ पर फॉल करता है। उसके साथ जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्री है, आपको कजाकिस्तान नज़र आ रहा है, उसके साथ उज़्बेकिस्तान है, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान है, देन ईरान है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है और पाकिस्तान के बाद जो है वो इंडिया है। तो ये एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स रीजन है, बहुत बड़ी मार्केट है, दुनिया की जो आधी पॉपुलेशन है वो यहाँ पर रहती है। तो रशिया के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है कि उसको यूरोप से अगर अटेंशन नहीं मिलती तो वो इस रीजन को जो है वो एक्सप्लोर कर सकता है आफ्टर द यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान।
जो नेक्स्ट मैप है वो अब आप डिटेल से देखें तो आपको समझ आ रहा होगा कि अफ़गानिस्तान जो है वो कितनी प्राइम लोकेशन पे है, कि इससे कितने जो कंट्रीज़ हैं वो कनेक्ट होते हैं। खुद तो ये एक लैंडलॉक कंट्री है बट इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये दो रीजन्स को मिला रहा है, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, देन यूरोप को ये मिला रहा है। और हमें फ्यूचर में इसकी जो प्रेजेंस है इंडियन ओशन में वो भी नज़र आने का इम्कान है, बट उसको हम अपने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में डिटेल से कवर करेंगे। Now let's discuss regional implications after Taliban returns to power on Central Asian Republic। अच्छा जी, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक हैं और जो अफ़गानिस्तान है उन दोनों को एक कॉमन एनिमी का सामना करना पड़ रहा है कई सालों से, जो कि है टेररिज्म। और हमें पता है कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में बहुत सारी मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी पुष्टपनाही अफ़गानिस्तान में बैठे फैक्शंस कर रहे हैं, जिसमें ईस्ट टर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है और जंदुल खिलाफा है। तो इस तरह की बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सेंट्रल एशिया में पाई जाती हैं, जिनको पैट्रोनाज अफगानिस्तान से हो रहा है। और इन मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक का जो सोशल फैब्रिक है वो डिस्टॉर्ट हो रहा है। तो अगर जो तालिबान है वो इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक हैं और जो अफगानिस्तान है उनके जो बायलैटरल टाइज हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो जब बायलैटरल टाइज जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, दोनों जो हैं एक कॉमन ग्राउंड पे मिलकर काम करेंगे, मींस के सबसे पहले जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए इकट्ठे काम करेंगे, तो दोनों जो हैं वो फ़ायदा उठा सकेंगे। उसके साथ साथ जो दोनों कंट्रीज़ हैं, हमें आइडिया है कि इकोनॉमिकली इतने डाइवर्स नहीं हैं, ऑल्दो कि उनके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं। तो अगर ये दोनों पीस कायम करने में कामयाब हो जाते हैं तो दोनों पार्टीज जो हैं वो इकोनॉमिकली प्रॉस्पर कर सकती हैं। और अगर जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक हैं वो डिस्टेबल होते हैं तो चाइना जो है वो BRI को कैसे स्ट्रेच कर सकेगा टूवर्ड्स यूरोप, क्योंकि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक हैं वही सिर्फ रास्ता प्रोवाइड करते हैं यूरोपियन मार्केट में। तो अगर जो BRI है वो अच्छे तरीके से अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से पीसफुली गुजरता है तो दोनों जो हैं इस मौके से भी भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। टेररिस्ट की एलिमिनेशन के बाद अगर देखा जाए तो फिलहाल जो तालिबान हैं वो कामयाब रहे हैं कि इस बार जो रेफ्यूजी का इन्फ्लक्स है वो नहीं देखा गया सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में। बट जब तालिबान ने टेक ओवर किया था तो उस टाइम जो अफगानी फोर्सेस थी वो तालिबान के डर की वजह से कि ये लोग हमें पकड़ लेंगे और सख्त पनिशमेंट जो हैं वो हम पर इम्पोज करेंगे, तो जो अफगानी फोर्सेस हैं वो डर के मारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में चली गई थी, वो बॉर्डर क्रॉस कर गई थी। तो तालिबान ने एक अच्छी डिप्लोमेसी जो है वो शो की और जो अफगानी फोर्सेस हैं उनको बुलाया, क्योंकि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है और जो रशिया है उन्होंने एक सख्त प्रोटेस्ट जो है डेमोन्स्ट्रेट किया तालिबान को। तो तालिबान ने एक अच्छी डिप्लोमेसी के थ्रू अफगानी फोर्सेस जो हैं उनको वापस बुलाया इस बात पर कि आप लोग जो हैं वही हमारी कंट्री की डिफेंस फोर्सेस रहेंगे, हमें आपसे अब कोई गिला शिकवा नहीं है, पहले जो हो गया उस पर हमने आम माफी का ऐलान किया है। तो फिलहाल जो तालिबान हैं वो जो इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज हैं उसको एलिमिनेट करने में कामयाब रहे हैं। अब जी नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं मैप के थ्रू कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो कहां से होकर गुजरेगा। अगर जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो सेंट्रल एशिया से ना गुजरे तो जो सिल्क रोड है वो पॉसिबल नहीं हो सकेगी। मैरीटाइम जो सिल्क रोड है वो तो कंटिन्यू ही रहेगी क्योंकि वो समुद्रों के थ्रू ही डील करेगी, बट जो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है जिसको ग्रीन लाइन से डिनोट किया गया है उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो मुमकिन नहीं हो सकेगी। तो चाइना के लिए एक जो चैलेंजिंग चीज़ है वो ये है कि सबसे पहले उसे कंट्रीब्यूट करना है या पीस की प्रमोशन के लिए वर्क करना है अफगानिस्तान में। अगर जो अफगानिस्तान है वो
डी स्टेबल होता है, हॉट बेट बनता है मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस का, तो जो चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है, जो सारा BRI है, वो पॉसिबल नहीं हो सकेगा। अब बातें हैं चाइना पे। चाइना लॉन्ग सॉट अगो दैट इन द प्रेजेंस ऑफ US इन अफगानिस्तान CPEC में नॉट बी वाएबल। अच्छा जी, चाइना ने तो जी बहुत टाइम से ये सोचा हुआ था कि जो CPEC और BRI है वो वाएबल नहीं हो सकता जब तक जो US फोर्सेस हैं वो यहाँ पर रहती हैं। तो जब से जो US फोर्सेस हैं वो गई हैं, तो हमने देखा है कि टाइम टू टाइम डिफरेंट मीटिंग्स जो हैं वो कंडक्ट होती रही हैं बिटवीन चाइनीज़ गवर्नमेंट एंड अफगानिस्तान गवर्नमेंट। तो चाइना को पीस प्रमोशन के लिए भी वर्क करना है अफगानिस्तान में, क्योंकि पीस होगा तो रीजन स्टेबल होगा, और अगर रीजन स्टेबल होगा तभी जो चाइना है वो अपने मसल्स जो है वो स्ट्रेच कर सकेगा इस रीजन में। क्योंकि हमें आइडिया है चाइना ने इकोनॉमिकली ग्रो करना है 2050 तक, और उसके बाद उसने हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी पे वर्क करना है। तो इस रीजन का जो पीस है वो चाइना के हेजेमोन बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जब से US ने इवैक्यूएट किया है, तो चाइना ने जो नेचुरल रिच मिनरल्स हैं उनको एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है अफगानिस्तान में। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी डिस्कस की थी कि क्यों जो अफ़गानिस्तान है वो इतना ज़रूरी है, और उनमें से बहुत सारी वजह जो हैं हमने डिस्कस की थी, और उनमें से जो एक वजह है वो यही है कि अफ़गानिस्तान इज़ फुल ऑफ नेचुरल रिच मिनरल्स। लिथियम जो है वो पाया जाता है, जिसको आजकल हम जो प्रोसेसर्स हैं, जो चिप्स हैं, उनमें यूज़ करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे जो कीमती पत्थर हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं, जिनकी मालियत लाखों करोड़ों डॉलर्स में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो अफ़गानिस्तान की नेचुरल रिच मिनरल्स की इवैल्यूएशन लगाई गई है वो तकरीबन मोर देन $1 ट्रिलियन से ज़्यादा है। तो चाइना जो है वो फ़िलहाल हमें लग रहा है कि वो इन्हीं दो पर्पसेस के लिए जो अपने टाइज हैं तालिबान के साथ वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अब अगर आप इस इमेज को देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि एक छोटी सी लैंड स्ट्रिप है जो कि चाइना और अफ़गानिस्तान को मिलाती है, जिसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट वखान कॉरिडोर जो है वो लोकेटेड है। मोस्टली ये रीजन जो है वो कंटेस्टेड है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। इंडिया भी जो है वो एक मेन प्लेयर इस रीजन में बनने की कोशिश कर रहा है, उसको हम अपने कश्मीर के चैप्टर में डिटेल से कवर करेंगे। बट ये जो नैरो स्ट्रिप है इसकी ये इम्पोर्टेंस है कि ये डायरेक्ट आपको सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट करती है, क्योंकि पाकिस्तान के पास और कोई रास्ता नहीं है सेंट्रल एशियन कंट्री को कनेक्ट करने का। अब जो पाकिस्तानी स्टेट है वो हमेशा से हमें पता है कि मुजाहिदीन और तालिबान को बैक करते आए हैं। तो जो बैक करने की वजह है वो सिर्फ स्ट्रेटेजिक डेप्थ थ्योरी नहीं है, बल्कि वो इस वजह से भी बैक करते आए हैं कि जब ये पावर में आएंगे तो हम इनसे जो वखान कॉरिडोर है इस पर भी उनके साथ निगोशिएशंस कर लेंगे किसी ना किसी तरीके। बट लास्ट टाइम हमने देखा कि पावर में आने के 2-4 सालों बाद ही तालिबान को रिमूव कर दिया गया अफगानिस्तान को रूल करने से। और इस बार जब अफगानिस्तान में तालिबान दोबारा पावर में आए हैं तो हमें ऐसा लग रहा था कि दोनों पार्टीज जो हैं वो कुछ ना कुछ नेगोशिएशन करेंगी। बट जो तालिबान हैं उन्होंने इस चीज़ पर अभी तक जो पाकिस्तानी स्टेट है उसके साथ किसी भी किस्म की कोई भी सेटलमेंट से मुतल्लिक डायलॉग नहीं किया। हमारी तो इतनी ज़्यादा स्किर्मिशेस हो गई हैं हम दोनों फोर्सेस के दरमियान कि अगले चंद सालों तक किसी भी सेटलमेंट का हमें जो प्रोस्पेक्ट है वो नज़र नहीं आता। अब सेटलमेंट से मुराद ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के नाम ही ये कॉरिडोर कर देंगी, बट कुछ नेगोशिएशंस के थ्रू जो पाकिस्तानी स्टेट है वो इस कॉरिडोर को यूटिलाइज कर सकेगी ताकि वो अपना सेंट्रल एशिया में जो इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ा सके और जो हमारे एनर्जी क्राइसिस हैं उनको हम पूरा कर सकें,
کیونکہ جو سینٹرل ایشینز ہیں انہی کے پاس ایسے ریسورسز ہیں جو کہ پاکستان کو جو آج کل ہمارے انرجی کرائسس چل رہے ہیں ان سے نکال سکتی ہے۔ تو اس وکھان کوریڈور کی آپ کو تھوڑی سی امپورٹنس جو ہے وہ سمجھ میں آئی ہوپ کہ آ گئی ہوگی۔ اب یہ جو تھی ہم نے ڈسکس کی ہے اس کے جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل امپورٹنس، اور ساتھ ساتھ یہ جو ایریا ہے وہ ہمیشہ سے رہا تھا، جو ٹریڈرز تھے اینشینٹ ٹریڈرز وہ اسی روٹ کو یوز کرتے تھے فرام انڈیا، فرام چائنا، اور پھر وہ سینٹرل ایشیا میں پہنچتے تھے اور دین وہاں سے یورپ کو کنیکٹ ہوتے تھے۔ اب اگر ہم انڈیا پہ امپلیکیشنز کی بات کریں تو انڈیا نے اگر دیکھا جائے تو اس کا کوئی ڈائریکٹ رول نہیں ہے افغانستان میں، کیونکہ اس کے جو بارڈرز ہیں وہ افغانستان کو ٹچ نہیں ہوتے۔ بٹ میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں ڈیٹیل سے کور کروایا تھا کہ یو ایس کے پریسنس کے 2-3 سال بعد جو انڈیا کی پریسنس ہے وہ بھی اس ریجن میں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ تو جب سے انڈیا افغانستان کی سچویشن میں انوالو ہوا تو انہوں نے اپنا جو را کا نیٹ ورک ہے ریسرچ انالیسز ونگ، اور انہوں نے موساد، سی آئی اے اور جو افغانستان کی ایجنسی ہے سیکرٹ ایجنسی، ان کے ساتھ مل کر پاکستان کو ڈی سٹیبل کرنے کی بہت دفعہ کوشش کی تھرو ٹی ٹی پی اور بی ایل اے۔ یہ تمام ایجنسیز کیا کرتی تھیں؟ یہ ٹی ٹی پی اور بلوچستان لبریشن آرمی کو سپورٹ کرتی تھی، فنڈ کرتی تھیں، اور وہ پھر اپنے جو آپریشنز ہیں وہ پاکستانی اسٹیٹ اور پبلک کے اگینسٹ کیری آؤٹ کرتے تھے۔ بٹ جب سے یو ایس کی پریسنس یہاں سے ختم ہوئی ہے، جب سے وڈرا ہوا ہے یو ایس ٹروپس کا، تو جو را کا نیٹ ورک ہے وہ ڈی سٹیبل ہو گیا ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی نیوز ہے، بٹ پاکستان جو ہے وہ سٹل فیس کر رہا ہے ٹیررزم تھریٹ فرام اٹس ویسٹرن بارڈرز، وچ مینس کہ فزیکلی جو ہے وہ انڈیا یہاں پر موجود نہیں ہے، بٹ بیک اینڈ پر اس کی جو فنڈنگ ہے ٹو ٹی ٹی پی اینڈ بی ایل اے وہ سٹل ایفیشنٹ ہے۔ اب انڈیا نے جو اپنا نیٹ ورک ہے وہ بالکل ہی ڈی سٹیبل نہیں کیا، بٹ انہوں نے جو ڈپلومیٹک چینل ہے اس کو ریزیوم کیے رکھا ود دا افغانی گورنمنٹ۔ تو اس ڈپلومیٹک چینل کے تھرو انہوں نے افغانستان کو ایڈ بھی پہنچائی، ویٹ کے تھرو گندم جو ہے انہوں نے بہت زیادہ ایکسپورٹ کی اور اسسٹنس کے طور پہ افغانی پیپل کو پہنچائی، جو کہ واہگہ بارڈر کے تھرو ہی ہوئی تھی۔ اور سیکنڈلی وہ اس اپرچونٹی کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ انہوں نے بہت دفعہ جو طالبان گورنمنٹ ہے ان کو ارج کیا ہے کہ آپ ہماری اسسٹنس لیں اپنی جو افغانستان کی آرمی ہے اس کو ٹرین کرنے کے لیے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جو انڈین ڈپلومیٹک چینل ہے وہ کس حد تک کامیاب ہو پاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت دفعہ کہ جو طالبان ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں لینینٹ ٹورڈز انڈیا، کیونکہ ظاہر ہے ان کو بھی اکنامک اسسٹنس کی ضرورت ہے، تو انڈیا جو ہے وہ اس معاملے میں ان کے لیے بہت کام آ سکتا ہے۔ اور انڈیا جو ہے وہ اپنی جو پریسنس ہے وہ بالکل اس پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا، اس وجہ سے وہ بھی ان کے ساتھ جو ایک ڈپلومیٹک چینل ہے اس کو کیری کرنے کی توقع رکھتا ہے ان اے لانگ ٹرم سینیریو۔ اب آئی تھنک کہ ہم نے بہت سارے جو ٹاپکس ہیں ریلیٹڈ ٹو افغانستان وہ کور کر لیے ہیں، بٹ ہم اگلے آنے والے لیکچرز میں دیکھیں گے کہ پاکستان کے لیے اسپیسیفکلی کیا امپلیکیشنز ہیں، ریکمنڈیشنز ہم دیکھیں گے، چیلنجز ہم دیکھیں گے، اور کچھ وے فارورڈز کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔